हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 7 यानी जो 6 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक्स का अभी जो सीरीज चल रहा है उसे आज हम लोग कितना करेंगे तो कितना क्लास हो जाएगा। तो आज हो जाएगा 7वां क्लास, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है अशोक एक अनोखा साम्राज्य जिसने युद्ध का त्याग किया। तो चलिए देखते हैं युद्ध त्याग क्यों किया। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से सड़क नोट मिले, मतलब एक कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। क्या किया था? दबा रखा था। उसने एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था। क्या था? बहुत मन था। लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों के देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? वो छू करके महसूस करना चाहती थी एक नए जो कड़क नोट था उसको, ठीक है ना। उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। इसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। लंबा क्या है दोस्तों? तो एक इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो सारनाथ में विशाल स्तंभ स्थापित किया गया था। इस विषय ने तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है, ठीक है ना। इसको पिछले वाला क्लास में हम लोग थे, उसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। फिर इसी तरह के महानता राजाओं से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इस अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। मतलब उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना, क्यों कहा जाता है। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, ये अशोक एक शासन थे। तो ये अशोक जब शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त ने लगभग 2300 साल पहले की थी। इनका दादा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। लगभग कितना पहले ये संस्थापक किए थे? तो ये किए थे 2300 साल पहले की ये थी। और चाणक्य ये कौटिल्य नाम के एक विद्वान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। क्या की थी? तो चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो अर्थशास्त्र जो नामक किताब है वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वंशज। अब ये वंशज क्या है दोस्तों? तो वंशज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि जब एक ही परिवार है और इसी परिवार से राजा बनते बनते जब आ रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं राज। एक ही परिवार का सदस्य जो राजवंश बनते हैं उसे वंश कहते हैं, ठीक है ना। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश में कितने राजा महत्वपूर्ण हुए थे? तो 3 राजा महत्वपूर्ण हुए थे। तो कौन कौन सा हुए थे? तो चंद्रगुप्त और उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुए थे। कौन कौन सा हुए थे? तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक हुए थे, 3 हुए थे, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। क्या थे दोस्तों? साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। मतलब जो यहाँ पर काले बिंदु है उसको साम्राज्य जो है उसको दिखाया गया है। तभी थोड़ी सी देखेंगे इसको देखने के बाद, ठीक है ना। इससे साम्राज्य के राजधानी पाटलिपुत्री, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। कौन कौन सा नगर? तो ये पाटलिपुत्री हो गया, उज्जैन हो गया और तक्षशिला जैसा नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया में के लिए आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था।
शायद नगरों में व्यापारी, सरकार, अधिकारी और शिल्पकारी रहा करते थे। क्या करते थे कि शायद नगरों में व्यापारी और सरकारी अधिकारी और शिल्पकारी रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। क्या किए थे कि किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। क्या था? मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। किस चीज़ से भरा हुआ था? तो जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। क्या करते थे? यहाँ का फल फूल और संग्रह जानवरों का शिकार करके ये जीविका चलाते थे। और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते थे। तो थोड़ा सा इसे नीचे जाने से पहले यहाँ भी देख लेते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल रंग से दर्शाया गया है, जो कि ये है। बहुत सारे शिलालेख हैं और बहुत जगह मिला हुआ है, बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। क्या थे? सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कहाँ पर ही है, ठीक है ना। देखिए कितना ज़्यादा है। ये सब है अभिलेख का पहचान, ठीक है ना। और ये है प्रशासन जो करता था वहाँ का महत्वपूर्ण। उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, त्रिशला हो गया, जो कि कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो चलिए और देखते हैं नेक्स्ट में। अलग अलग क्या करते थे? तो भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। क्या करते थे? अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। मतलब भाषाएं भी बोलते थे अलग अलग और फिर भोजन भी अलग अलग करते थे और पोशाक भी अलग अलग पहनते थे, ठीक है ना। फिर चलिए आगे चलते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? ये राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न है? यहाँ पर देखिए कि चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़ा होते हैं। क्या हुआ कि मतलब राज्यों से साम्राज्य बड़ा होते हैं। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। क्या होती है? उनकी रक्षा के लिए क्या होता है? उनकी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसीलिए सम्राटों का राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। क्या होती है? ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। मतलब इसी कारण क्या होता है कि उसको कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है साम्राज्य का प्रशासन। तो चलिए देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। क्या था? चूँकि ये मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मतलब हर जगह अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर हो गया पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र और उनके आसपास जो इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह है कि यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों और पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। मतलब राजा खुद उसे कर वसूलने के लिए क्या करता था? नियुक्ति करता था, ठीक है ना। फिर जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मतलब जो राजा का उल्लंघन करते, आदेशों को उल्लंघन करते थे, तो अधिकारी उसको क्या करते थे? उसको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। मतलब कई ऐसे अधिकारी थे जिनको वेतन भी दिया जाता था, ठीक है ना। असंवेदना वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। क्या करता था? सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मतलब ये मौर्य जो सम्राट थे, इसके भीतर छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत भी थे। जैसे कि तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। मतलब तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय
राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। क्या किया जाता था कि पाटलिपुत्र से भी इसका नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। मतलब जैसे राजकुमार है तो उसको क्या किया जाता था, वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बना करके भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब स्थानीय जो परंपराएं था उसे माना ही जाता था। और प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। जो परदेशी थे उसके केंद्र बीच प्रदेश थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। क्या मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की क्या करते थे, कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। क्या थे? आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कहाँ तो उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब सोने और कीमती पत्थरों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजरों के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। यहाँ पर देखिए राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यानी जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में वो पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। और फिर यहाँ मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया, मतलब एक बुक लिखा। यह हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उन्हें अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं और कुछ अंगरक्षक पेड़ों की लेकर चलते हैं। उन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है। क्या चीज़ का झुंड रहता है? तो तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ सम्राट के सिर के चारों तरफ लगाता रहता है। और राजा सामान्यतः क्या करता है, हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। क्या होते हैं कि हथियार बंद। ये कहाँ मिला है? तो ये मेगास्थनीज ने लिखा है। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। किस चीज़ को डरे रहते हैं? तो डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाने के पहले खाना नौकर उसे खाने को चखते थे। मतलब जो खाना खाते थे उस खाना को खाने से पहले क्या करते थे, उसे चखते थे। ठीक है ना। और लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। क्या करते थे? एक ही कमरे में वो नहीं सोते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट में और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। क्या है? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। कितना है? तो 570 बुर्ज है और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। क्या किया गया है? जिसे पत्थर की
नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथ, लकड़ी, मधु और सोम जैसी चीज़ें ला कर दें। कौन कौन सा? यह हाथी हो गया, लकड़ी हो गया, मधु हो गया और सोम और मोम, ये मोम है, सॉरी। हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें ला करके दे, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक क्या है? तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है। वह ऐसे पहले शासक थे, क्या है, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। क्या की? जनता तक को अभिलेखों द्वारा संदेश पहुंचाने की कोशिश की। वो कौन है? तो अशोक मौर्य है, ठीक है ना। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। कौन सा भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। ध्यान रहे यहाँ पर भाषा और लिपि में अंतर समझिएगा। भाषा बोला जाएगा तो प्राकृतिक हो जाएगा और अगर बोला जाए लिपि तो ब्राह्मी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग युद्ध का जो वर्णन करता हुआ अशोक का जो अभिलेख है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, क्या बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध विजय किया। मतलब जो कलिंग का युद्ध लड़ा, वो जब शासन बनने के बाद जो 8 साल हो गया उसका बाद वो कलिंग युद्ध का वो विजय किया, ठीक है ना। और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्या हुआ? अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। क्या सोच रहे हैं? ये अशोक सोच रहे हैं। और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जैसे कि एक क्षेत्र को जीतने के लिए वहाँ पर जो भी है सारे चीज़ उसको जीतने के लिए मारे जाते हैं, तभी वो विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या है, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ये किसने कह रहा है? तो ये कह रहा है अशोक ने, ठीक है ना। इसीलिए मुझे पछताप हो रहा है, मतलब वो पछता रहा है, ठीक है ना, अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे बाद मेरे पूर्वजों ने जो बनेंगे शासक करेंगे, वो लोग युद्ध नहीं करेगा। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत शब्द और धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का ये क्या है? तो ये कलिंग युद्ध है। कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग क्या है? तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा,
मतलब कलिंग युद्ध को जीतने के लिए अशोक ने एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। मतलब वो खून खराबा देखने के बाद उसने क्या कहा कि मैं अब भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ये पहला शासक था, ठीक है ना, जो ऐसा कहा था। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। क्या है कि अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। कहाँ से? तो बुद्ध से। ये क्या हुआ था? उपदेश में प्रेरित हुए थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरा हुआ में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है ना। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी और दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निंदा उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों का नियुक्ति की, जो जगह जगह जा करके धर्म की शिक्षा देते थे। क्या करते थे? जगह जगह जा करके वो धर्म का शिक्षा देते थे, ठीक है ना। उसका बाद है दोस्तों कि इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर लिखवाया दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। मतलब जो राजा को संदेश है उसे पढ़ करके सुनाया दिया जाए, मतलब जो नहीं पढ़ सकते हैं उन लोगों को सुना दिया जाए। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे, मतलब यहाँ पर भी भेजे थे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाई और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। किसका? तो मनुष्यों को और जानवरों को चिकित्सा का भी व्यवस्था की, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। जो अपनी प्रजा थे उनके लिए अशोक क्या संदेश दिए थे, तो चलिए देखते हैं। तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा क्या है? फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। क्या है? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और बड़ों का आदर करना और सभी जीवों पर दया करना
और ब्राह्मणों तथा शर्मनों को दान देना। क्या? ब्राह्मणों तथा शर्मनों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। मतलब अपने ही धर्म प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों बातें क्या है? तो गलत है, गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। क्या? हर किसी धर्म का दूसरों को आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता रहा है। इसीलिए हर किसी दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये किसने दिया है ये संदेश? तो ये संदेश दिया है अशोक ने अपनी प्रजा के लिए। ठीक है ना, ये संदेश अशोक का था। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से क्या होता है? उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए, ये आरंभिक ब्राह्मण है, ये देवनागरी में है, और ये बांग्ला में है, और ये मलयालम में है, और ये तमिल में है। मतलब तीनों का आ ही है, लेकिन सबका लिपि अलग अलग है, सबका भाषा भी अलग अलग है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक और लोगों से रक्षा करना तथा अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, यह दीवार लगभग 4600 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। क्या है? पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा रहा, और फिर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, और ये सड़क की तरह है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैया से कैसे भिन्न है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो एग्जाम तक मिलते रहेगा, और फिर जैसे ही NCERT बुक्स ख़त्म हो जाएगा उसका बाद